सो हेलो हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, कुछ न्यू टर्म्स के बारे में। तो उनका नाम क्या है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इस चैप्टर में, पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में, हम डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। अब ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ये ऑर्गेनिक में भी आती है, इनऑर्गेनिक में भी आती है, तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही, इसे पीछा छुड़वाना भी नहीं है। लेकिन इसमें जो हम आईयूपीएसी पढ़ने वाले हैं ना, वो ऑर्गेनिक से टोटली डिफरेंट है। जैसे जैसे रूल्स अपन ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वैसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें पहली बात तो ये कि इस चैप्टर में, पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में, इस चैप्टर में आईयूपीएसी आई क्यों आना पड़ा आईयूपीएसी को? देखो इसीलिए आना पड़ा, आपने मॉडर्न पीरियोडिक लो पढ़ा था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लो था, उसमें ये था कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल थी हमारी, जो ये मान लो हमारी पीरियोडिक टेबल थी, उन्होंने कुछ कॉलम्स क्या कर दिए थे, खाली छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद थी, उनको पता था कि इन फ्यूचर इन एलिमेंट्स की, जो यहाँ पे जो जगह मैं खाली छोड़ रहा हूँ, इनकी डिस्कवरी होगी आगे आने वाले टाइम में, इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कुछ कॉलम्स खाली छोड़ दिए थे। अगर आपने साइंटिस्ट की पूरी जो पढ़ा है लोज वगैरह, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था डॉबरआइनर्स, न्यूलैंड, मैंडलीफ, हेनरी मोसले, इन चारों साइंटिस्ट के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि किस साइंटिस्ट ने ये जगह छोड़ी थी। तो उन्होंने क्या किया था कि पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेस छोड़ दिया था। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले टाइम में यहाँ पे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो देखो, पहली बात तो ये कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स कुछ बच्चे बोलते हैं 108, कुछ बच्चे बोलते हैं 118, कुछ बोलते हैं सिर्फ 100। तो इनमें से सही टर्म है 118। 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो जिन एलिमेंट्स का 101 से शुरू हो रहे थे और 118 पे खत्म हो रहे थे, वहां तक हम अप्लाई करते हैं आईयूपीएससी रूल। वहां पे हम अप्लाई करते हैं आईयूपीएससी रूल। क्यों? इससे पहले वाले क्यों नहीं? इससे पहले वाले इसीलिए नहीं क्योंकि 101 से लेके आगे तक जहां तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी 118 तक जगह खाली छोड़ी गई थी, और उनके लिए आईयूपीएससी इसीलिए बनाया गया क्योंकि देखो, हो सकता है कोई एलिमेंट किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होगा, हो सकता है, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, अच्छे से सुनना इस बात को, हो सकता है कोई एलिमेंट किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया होगा कि हाँ मैं ये एलिमेंट लेके आया हूँ और इस एलिमेंट को मैंने डिस्कवर किया। फिर दूसरा साइंटिस्ट आएगा, उसी एलिमेंट के बारे में स्टडी करेगा, फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, ऐसे कर करके हर एक साइंटिस्ट आएंगे, बोलेंगे हमने इस एलिमेंट की स्टडी की, हमने इस एलिमेंट को डिस्कवर किया, इस एलिमेंट को डिस्कवर किया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो यहाँ पे क्या तो होगा कि एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि भाई ये एलिमेंट को डिस्कवर किया किसने है, इस एलिमेंट को एक्चुअली किसने डिस्कवर किया। जैसे हमारा जैसे क्या एलिमेंट लूं, जैसे सोडियम है, Na। अब इसका एटॉमिक सिंबल, रिप्रेजेंटेशन सिंबल तो है Na, नाम इसका है सोडियम। तो इसको तो है ना नाम दे दिया था कोई साइंटिस्ट ने मिलके, इसका नाम दे दिया था ये सोडियम है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फेरस, नियॉन, सो ऑन सो ऑन, 100 तक तो नाम दे दिए। लेकिन 101 से लेके 118 तक उन्होंने क्या किया, स्पेस छोड़ दिया और बोले इस पे हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर अप्लाई करेंगे। और जब साइंटिस्ट आगे मॉडर्न टाइम में साइंटिस्ट आएंगे और वो इसको डिस्कवर करेंगे, तब उनके बेसिस पे ही इनका नाम हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा? अरे क्या हो रहा है, क्या बोल रही है मैम? नहीं समझ आ रहा बिल्कुल भी। देखो अगर नहीं आ रहा तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, आप इतना मान के चलो कि 101 से लेके 118 तक हमें एलिमेंट्स की जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर वो आने चाहिए। इसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है इसके अंदर। ऑर्गेनिक में जो आईयूपीएससी होता है उससे टोटली डिफरेंट है, मैंने पहले ही बोल दिया था। मैंने ना यहाँ पे कुछ लिखी है डिजिट और नीचे लिखा रूट नेम। अगर मिक्स हो रखा और आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ। अगर बस इतना समझो, 0 के लिए हम यूज करेंगे निल, निल। 1 के लिए हम यूज करेंगे अन, 2 के लिए हम यूज करेंगे बाय, अन बाय। 3 के लिए हम यूज करेंगे ट्राई, 4 के लिए यूज करेंगे क्वेड, क्वेड्रिलेटरल, क्वेड्रिलेटरल मैथ्स में पढ़ते हो ना क्वेड। 5th के लिए यूज करेंगे पेंट, 6 के लिए यूज करेंगे हेक्स, 7 के लिए यूज करेंगे हेप्ट, 8 के लिए यूज करेंगे हम ऑक्ट, 9 के लिए यूज करेंगे हम नन। यहाँ तक क्लियर बात? अब मैम हम ये यूज क्यों कर रहे हैं? हम यूज इसलिए कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारा एक एलिमेंट है 101 और 118 तक हमें पढ़ना है, 101 से लेके 118 तक हमें पढ़ना है, बात याद रखना। इनके लिए हमें इस एलिमेंट्स का रूल पढ़ना है। तो एक के लिए मैं क्या यूज करूंगी, वहां से याद कर लो। एक के लिए हम यूज करेंगे एन,
कर दिया मैंने, एक के लिए मैंने यूज किया अन, यहाँ पे भी मैं यूज कर देती हूँ अन। उसके बाद जीरो, जीरो के लिए क्या यूज करूँ, जीरो के लिए यूज करूंगी नील। तो ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक में तो क्या करते हो, सेम वर्ड हो गया तो उसको लिखो ही मत, एक को इग्नोर कर दो, लिखो ही मत, यहाँ पे लिखना है अन नील। उसके बाद एक के लिए क्या यूज किया, वापस नील किया, 101, एक के लिए क्या यूज किया, वापस अन यूज किया, तो यहाँ पे अन कर दिया, अन नील अन। उसके आगे लगाया जाता है, उसके आगे एक रूल होता है आई यू एम ई एम, आई यू एम ई एम लगाने का एक रूल होता है। तो अब देखो मैं इसको कैसे करूंगी, अन अन नील, टू के लिए क्या यूज कर रहे हैं, बाय, तो अन नील बाय यम, अन नील बाय यम, अनिल बाय यम। यहां तक मेरी बात क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तीसरा देखो, तीसरे के लिए अन के लिए वही, एक के लिए अन, यहाँ पे भी अन और यहाँ पे भी अन। जीरो है तो नील नील नील, थ्री है, थ्री के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई, अन नील ट्राइयम ट्राइयम। यहाँ पे फोर है तो क्वाइडियम, क्वाइड यूज करेंगे और क्वाइड के बाद हम यूज करेंगे ईएम। फाइव है, फाइव के लिए हम यूज करेंगे पेंट, तो अन नील पेंट 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 ईएम, आगे आई यू एम लगाने का एक रूल होता है। अब आगे 106 से लेके 118 तक आपके लिए करने बहुत इजी हो जाएंगे, आपके लिए करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये तो हो गए हमारे नाम। अगर मैं बात करूं सिंबल, सिंबल जानते हो ना, जैसे मैंने अभी सोडियम का एग्जांपल लिया, तो सोडियम की स्पेलिंग होती है एस से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसको हम लिखते हैं एन से, क्लोरीन सीएल से, और भी आप एग्जांपल ले लो हीलियम एच से, नाइट्रोजन एन से, नियोन एन से। तो कुछ एलिमेंट्स को, ये क्या एलिमेंट का एक सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, क्या सिंबल रिप्रेजेंटेशन। तो इनका सिंबल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इनका ये होगा यू, यहां से एक का उठा लिया यू, जीरो का उठा लिया एन, एक का वापस उठा लिया यू, तो यू एन यू, इसका उठा लिया यू, इसका उठा लिया नील का अन, और टू का उठा लिया बाय तो बी। चलो फिफ्थ वाले की बात करते हैं, इसका उठा लिया यू, इसका उठा लिया एन, और आगे पेंट है तो इसका उठा लिया पी। तो हमारे सिंपल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, यू एन यू, यू एन बी, यू एन टी, यू एन क्यू, यू एन पी। अब आगे ये आईयूपीएसी नाम क्या है, आईयूपीएसी नाम ये है कि जब हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर यहाँ तक डिस्कवर किया और आने वाले टाइम में कि जो 101 नंबर पे जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, उसकी डिस्कवरी किसने की, उसकी डिस्कवरी किसने की, मेंडेलियम ने। ये उसका आईयूपीएसी नाम हो गया, ये क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया कि मेंडेलियम नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, और उस टाइम पे नहीं हो रखा था ये एलिमेंट डिस्कवर, उस टाइम पे नहीं हो रखा था, इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, जगह छोड़ दी कि यहाँ पे आने वाले टाइम में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, एक नहीं मतलब बहुत सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए उन्होंने पीरियोडिक टेबल में जगह खाली छोड़ दी थी कि यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो कौन साइंटिस्ट आके करेंगे, ये तो हमें नहीं पता था, ये हमें नहीं पता था, इसीलिए हम आईयूपीएसी को लेके आए कि आईयूपीएसी भैया, और किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा ना और कंफ्यूजन ना हो, किस एलिमेंट को किसने किया। अब देखो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया मेंडेलियम, इसका हो गया नोबेलियम, इसका हो गया लॉरेंशियम, इसका हो गया रदरफोर्डियम, इसका हो गया डुबनियम, जुबनियम, ठीक है जुबनियम। तो इनका तो हमें आईयूपीएसी नाम, देखो यहाँ पे जब इनके लिए जगह खाली छोड़ी गई थी ना, तब हमें इनका नहीं पता था कि मेंडेलियम करेंगे 101 नंबर वाले को, दूसरे पे नोबेलियम, इनका आईयूपीएसी नाम हमें नहीं पता था, लॉरेंशियम, रदरफोर्डियम, जुबिनियम। तो जब नाम नहीं पता था तो अब हम क्या इनको ऐसे ही छोड़ देते, ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, इसीलिए हम आईयूपीएसी का एक रूल लेके आए। तो यही है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, एक छोटा सा, बस आपको क्या याद रखना है, जीरो के लिए नील, वन के लिए अन। आगे तो आप पढ़ते आ ही रहे हो काफी टाइम से, बाय, ट्राई, क्वाड, पैंट, हेक्स, हेप्ट, डक, ऑक्ट, नन, डक, डक तक तो करना ही है, डक डैक बोलते हैं, टैन को बोलते हैं डैक, जो हमें टैन का तो यूज हमें वैसे भी करना ही होता है, वन और जीरो के लिए तो हम वैसे भी नीले लगा देते हैं। और आगे बस आई यू को याद रख लेना, और ये सिंबल है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन कैसे मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे कुछ एक्सेप्शन के बारे में, कुछ एक्सेप्शन के बारे में। मैं ऊपर वाला मिटा रही हूँ, एक्सेप्शन है ना बड़ा ही अच्छा है। अब आप कहोगे है ना, मतलब केमिस्ट्री को बिना मतलब का बदनाम कर रखा है कि केमिस्ट्री में तो बड़ी एक्सेप्शन होते हैं, केमिस्ट्री में तो बड़ी एक्सेप्शन होते हैं। हाँ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन उन एक्सेप्शन का, मैंने कल ही कहा था, उन एक्सेप्शन का भी रीजन होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि ये एक्सेप्शन आ गया बट इस एक्सेप्शन का रीजन नहीं है, बस ये आ ही गया, ऐसा नहीं होता, कोई बहुत कम चांस में हो जाता, उसका भी एक्सेप्शन होता है, ठीक है। मेरी बात कान खोल के सुनेंगे। यहाँ पे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन, जिसके लिए हम मानते हैं कि अभी तक कोई भी सुटेबल प्लेस नहीं मिला, सो सैड फॉर हाइड्रोजन। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ते हैं एस ब्लॉक को, जिसको हम एल्कली मेटल और अर्थ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल होता है हमारा ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 में होता है हमारा अल्कली अर्थ मेटल, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बता दिया।
उसके बाद यहाँ पे मान लो कि दो ग्रुप में एस ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा, क्या इतना आप लोग मान रहे हो? हाँ मैम हम मान रहे हैं। यहाँ पे मिड में ग्रुप नंबर 3 to 12 तक एग्जिस्ट करते। ट्रांजिशन मेटल, ओ माय गॉड व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल, ये तो नाम ही पहली बार सुना है हमने, क्योंकि मैंने लिखवाया ही पहली बार है, तो आप सुनोगे पहली बार। यहाँ पे एग्जिस्ट करता पी ब्लॉक, जहां पे बोरोन की फैमिली, कार्बन की फैमिली, नाइट्रोजन की फैमिली, ऑक्सीजन की फैमिली, फेरस की फैमिली और नियोन यानी इनर्ट गैस की फैमिली। अब इनका नाम पता है क्या होता है? इसका एल्कली मेटल, इसका अर्थ और एल्कली अर्थ मेटल, इसका ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक वाले का, इसका बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फेरस फैमिली, नियोन फैमिली। अब इनके नीचे जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, मैंने उनके ना बकायदा आपको ट्रिक भी बता रखी है। अब हो सकता है कुछ बच्चे वीडियो मेरा पहली बार देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे क्या कर रही है मैम, सीधा बी सी डी ऑफ लिख के छोड़ दिया। मैंने ना इनकी ट्रिक भी बता रखी है। अब बार बार वो सारी ट्रिक नहीं लिख सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, और जो टॉपिक पढ़ाना चाह रही हूँ उससे हम पूरा टोटली डाइवर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन था। अब आपने एक चीज नोटिस की, हमने तो नहीं की, देखो हाइड्रोजन होता है यहाँ पे लेफ्ट, हाँ ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। हीलियम होता है यहाँ पे इस नियोन वाली साइड पे। क्यों? क्योंकि हीलियम इनर्ट गैस है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए हीलियम है ना इस साइड लेफ्ट साइड एग्जिस्ट करता है। तो हमने ये चीज पढ़ी है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू व्हेन वी बिलोंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज क्या होता है? साइज होता है डिक्रीज। क्यों 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 साइज डिक्रीज होता है? क्योंकि जेफ होता है ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हमने कॉल ही पढ़ के आए हम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ये बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया। अब देखो एक एक्सेप्शन है कि जो हीलियम का साइज होता है ना वो ग्रेटर देन होता है हाइड्रोजन से। ये कैसे मैम? हीलियम का साइज बड़ा कैसे होता है? आप खुद सोचो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। हीलियम के पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, हाइड्रोजन के पास होगा 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। ठीक है, जब हाइड्रोजन किसी के साथ मिलके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? मेरे को बच्चे बताएंगे, कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, अगर किसी को पता है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? वो बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि उसका अपना ऑक्टेट कैसे करेगा? अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेके अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से लेके या किसी के साथ शेयरिंग करके हीलियम जैसा बनना है। हीलियम जैसा बन जाएगा ना, मान लो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर उसको कहीं से एक और मिल जाए तो वो किसके जैसा बन जाएगा? हीलियम के जैसा। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे ये हीलियम जैसा बनना क्यों चाह रही है? हीलियम जैसा हाइड्रोजन इसीलिए बनना चाह रहा है क्योंकि हीलियम के पास अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट, एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके एस सब शेल में, इसीलिए उसके वो क्या है, एक राजा महाराजा वाली जिंदगी जी रहा है ना, तो उसके साथ कोई ना उसके पास कोई आएगा ना वो किसी के पास जाएगा, ये वाली जिंदगी जी रहा है। तो हर कोई अपना ऑक्टेट पूरा करके अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं ना। तो अगर मैं देखूं कि जो हीलियम का साइज है ना वो बड़ा होगा कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, लेकिन हम इतने टाइम से इस चैप्टर में पढ़े हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? कम होता है। तो अब आप कहोगे क्यों? क्यों मैम हीलियम में जो इंटरन्यूक्लियर चार्ज था वो कम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? उसका देखो मैं बताती हूँ। जो हीलियम है ना, आप रेडियस के बारे में पढ़ के हो, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल रेडियस, मेटेलिक रेडियस। हाइड्रोजन है ना कोवेलेंट रेडियस शो करेगा, यानी हाइड्रोजन जब किसी के साथ इलेक्ट्रॉन साझा करने जाएगा, शेयर करने जाएगा, तो कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग करेगा। और ये हीलियम शो करता है वंडरवॉल रेडियस, क्योंकि हीलियम का अपना ऑक्टेट कंप्लीट है और दूसरा मान लो He2 बना रहा है, मान लो हीलियम किसी के साथ मिलकर He2 बना रहा है, तो इनका ऑक्टेट क्या कंप्लीट है, इन दोनों के बीच में ना कोई एक रेडियस एग्जिस्ट करेगी। ये एक रेडियस है, सुनो मेरी बात, सारा कुछ छोड़ो मैं अपने हाथों से। ये हाइड्रोजन है और ये किसी के साथ, ये हाइड्रोजन को ओ हाइड्रोजन ऐसा गोल दिखता है, गोल नहीं दिखता, हाइड्रोजन का सबशेल है। हम ऑर्बिटल से समझ रहे हैं इसको। ये हाइड्रोजन है और ये दूसरे के साथ मिलके हाइड्रोजन, मान लो H है और H, दोनों H मिलके अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करके हीलियम जैसा बनना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को इंटरमिक्स होना पड़ेगा, ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी, जो चैप्टर नंबर 4 में बहुत अच्छे से मैं समझा के आई हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। तो इनके बीच की रेडियस देखो कितनी कम हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूँ हीलियम की, तो हीलियम क्यों किसी के साथ मिलेगा भाई? इसका ऑक्टेट, इसका ड्यूप्लेट, मैं बार बार ऑक्टेट बोल रही हूँ, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका ड्यूप्लेट क्या कंप्लीट है, एक मिनट, हाँ ड्यूप्लेट कंप्लीट होने की वजह से इनके जो बीच की रेडियस है वो ज्यादा होगी। तो बताओ रेडियस ज्यादा होने से साइज किसका ज्यादा हो गया? साइज हो गया मैम हीलियम का। अब सिर्फ हीलियम ही नहीं, हीलियम ही नोबल गैस नहीं, जितनी भी नोबल गैस होगी ना उन सबका साइज बड़ा होगा। अब देखो हम बात कर रहे थे व्हेन वी मूव फ्रॉम, वापस वही बात है, लेफ्ट टू राइट, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फेरस, नियोन, इन सबका साइज छोटा होता जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू जो हम पढ़ के आए हैं, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक स्टडी, उसके हिसाब से तो सबसे छोटा साइज होना चाहिए नियोन का,
उसके बाद थोड़ा सा बड़ा फ्लोरीन का, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद कार्बन का, उसके बाद बोरोन का। अब आप देख रहे हो तो सबसे छोटा साइज हमें तो नियोन का होना चाहिए क्योंकि एकदम लास्ट में आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता। बट ऐसा नहीं होता, काहे को नहीं होता, क्यों? क्योंकि नियोन है, क्या है? नियोन है इनर्ट गैस, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना किसी के साथ रिएक्ट करेगा, ना किसी के पास जाएगा, ना किसी को अपने पास आने देगा। तो वही बात है, नियोन के बीच में जो ये रेडियस, एटॉमिक रेडियस की बात करें तो इनकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी? ज्यादा होगी। इनकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी? ज्यादा होगी। और बाकी अब जैसे लिथियम है, तो लिथियम किसी ना किसी के साथ मेटेलिक रेडियस बनाएगा, जैसे मान लो लिथियम है और लिथियम सील के साथ मिलकर मेटेलिक रेडियस बना रहा है, तो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, बट पास पास तो आएंगे ना। बट जो इनर्ट गैस के जो एटॉमिक रेडियस होती है ना, ऐसे एक दूसरे से दूर दूर होते हैं इस तरीके से। आई बात समझ? तो ये हो गया इन पीरियड, और ये हमारा एक छोटा सा एक्सेप्शन। उसके बाद रीजन भी लिखा, नोबल गैस वॉन डेर वाल्स रेडियस एग्जिस्ट करता है, मैंने पूरा नहीं लिख पाई, मैं शायद भूल गई। अब है ना एक न्यू चीज जो मैंने कल भी बता दी थी, बट आज मैं ठीक है ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है और बच्चे ग्राफ को देख के सोचते हैं कि क्या है, अभी हमें समझ नहीं आ रहा है। और मैं देखो सच बताऊं तो मेरा ग्राफ ज्यादा प्रॉपरली सही नहीं बना है। आप एनसीईआरटी खोलो और एनसीईआरटी में जब आप ये ग्राफ देखो तो हमने ये देखा था कि जब हम वापस वही बात है, इस चैप्टर में ना थोड़ा एक्सेप्शन तो है, लेकिन चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने देखा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, निकल कॉपर, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ, और जिंक यहाँ पे हमने देखा था। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज क्या होगा? साइज कम होगा। लेकिन स्कैंडियम से क्रोमियम तक तो साइज कम हो रहा था। अब आप देखो ये ग्राफ के थ्रू, तो ये है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इधर जाने पे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर होता है। इसका एटॉमिक नंबर है 31 और 21 और इसका है 30। तो जब आप देखोगे तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनिनियम, क्रोमियम से साइज है ना कम हो रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है। लेकिन मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट का साइज है ना कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? अब आप देखोगे तो कांस्टेंट है। मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट का साइज क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अगर हम देखें निकल, कॉपर, जिंक, इन तीनों का देखेंगे तो ये भी कांस्टेंट है, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में कांस्टेंट है। देखो आप ग्राफ को देखोगे तो पहले तो नीचे आ रहा है, मतलब साइज को कम हो रहा है, साइज कम 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 कम। यहाँ पे मैं साइज कर देती हूँ ना, साइज, एटॉमिक रेडियस साइज कुछ भी लिख देना, यहाँ पे साइज कम 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 कम। लेकिन मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट ये भाई कांस्टेंट हो गए, हम तो नहीं बदलेंगे, हम तो तीनों एक जैसे रहेंगे, हमारा तो बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाला है। उसके बाद निकल, कॉपर, जिंक का देखेंगे तो वो बढ़ते हुए, यानी उनके रेडियस बढ़ती हुई नजर आएगी। मैम इसका क्या मतलब है? इसमें एक्सेप्शन क्यों? देखो इसमें एक्सेप्शन है, ये मैं कहती हूँ इसमें एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री खुद चिल्ला चिल्ला के कह रही है एक्सेप्शन एक्सेप्शन, बड़े बड़े अक्षरों में लिख के कह रही है, बट है कि उसका तो समझो। क्योंकि मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज आता है 25, इसमें 26, ये 27, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा होने की वजह से ये शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे, अरे आगे होना, अरे थोड़ा और आगे, तू इधर होना, ऐसे, ठीक है ना? तो कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, धक्केबाजी चलेगी इनके बीच में, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे इनका साइज क्या होता है, थोड़ा कांस्टेंट होने लगता है, फिर यहाँ पे बढ़ने लगता है। यहाँ पे और ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे जैसे जिंक है तो जिंक का साइज बड़ा होगा। जिंक क्योंकि इसका ऑक्टेट तो नहीं बोल सकते, लेकिन जिंक में पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जब आप जिंक का एटॉमिक नंबर लिखोगे ना तो पूरा पेयर्ड होगा, तो इसका साइज तो ऑलरेडी बड़ा ही होना है, क्योंकि ये भी वंडरवॉल वाली रेडियस से बनाएगा भाई, क्यों ही किसी के साथ ओवरलैपिंग करेगा कुछ इस तरीके से। जिंक क्या आप लिख लो ना, चलो मैं ही लिख देती हूँ, 1s2, 2s2, 2p6 30 नंबर पे आता है भाई, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। अब आप काउंट करो, और 10 यहाँ तक हो गए 10, और यहाँ तक हो गए 10, 20, 20 प्लस 10, 30। तो इसका क्या पूरा पेयर्ड है, तो ये इसका साइज ऑलरेडी बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ये थी हमारे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें। अब है ना मैं कुछ लेंथेनॉइड यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगी। हालांकि इतना 11th में नहीं पूछा जाता, बट हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हमें 12th में जाके पढ़ना और हमें कुछ तो नॉलेज होना ही चाहिए ना, बिल्कुल कैसे नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी ने भी दे रखा है। अब ये जो मैंने लिखे ना, ये कुछ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। एफ ब्लॉक को जैसा कि हमने बताया था कि उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक लेंथेनॉइड और दूसरा एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को ऊपर जो पीरियोडिक टेबल है इधर इस जगह प्लेस ना देके उनको नीचे रखा गया था। ये था लेंथेनॉइड और ये था एक्टिनॉइड। इसका क्या रीजन है? इसका देखो रीजन ये है
कि इनकी जो प्रॉपर्टीज थी ना, वो जो यहाँ पे एलिमेंट्स है उन सबसे डिसिमिलर थी, यानी उनके सिमिलर नहीं थी। समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे जो लेंथेनोइड है, लेंथेनोइड की जो प्रॉपर्टी थी और एक्टिनोइड की जो प्रॉपर्टी है ना, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो, उनकी सब इनके है ना, इन पूरे एसपीडी से अलग थी, यानी ये अलग ही बिहेवियर शो कर रहे थे। तो आप कहोगे कि अलग ही बिहेवियर शो कर रहे थे, तो इनको कहीं पे ऊपर नीचे कहीं पे रख देते। जैसे एस ब्लॉक है तो इसकी प्रॉपर्टी अलग है, यहाँ पे मिड में डी ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा था, इसकी अलग है, इधर पी ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा था, इसकी अलग है। तो इसको कहीं पे भी रख सकते थे। नीचे क्यों रखा? नीचे इसीलिए रखा था कि मैं आपको ना एक चीज दिखाना चाहूंगी। पूरी देखो पीरियोडिक टेबल यहाँ पे अगर मैं लिखती तो सबके नाम लिखूं, अब देखो सीधे मैंने एलिमेंट्स लिखे ना, तो आपको इतना समझ नहीं आ रहा कि ये क्या एलिमेंट्स है, क्यों लिखे। अगर इनका पूरा, अगर सोचो पूरी पीरियोडिक टेबल बोर्ड पे बनाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और बुक में है तो हम अगर एनसीईआरटी सामने खोल के बैठेंगे तो हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं वैसे भी। और इनके मैंने नाम इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि हमें 11th क्लास में इनके नाम कोई नहीं पूछने वाला है। जब हम क्लास 12th में जाएंगे तब हम इनके नाम भी सीखेंगे और इनकी ट्रिक भी सीखेंगे नाम को लर्न करने की। अगर फिर भी किसी बच्चे को है कि नहीं, हमें तो क्यूरियोसिटी है कि हमें इनके नाम्स पढ़ने हैं, इनके नाम्स कैसे होते हैं, इनको देखना है, इनकी ट्रिक्स कैसी है, तो उसका वीडियो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी। इस चैप्टर वाली प्लेलिस्ट में आप वहां जाकर देख सकते हो। अच्छा, मैं ये दिखा रही थी कि जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करोगे ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखोगे, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बार बार ये भूल जाती हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ना ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हाफ फील्ड बिहेवियर शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज हाफ फील्ड बिहेवियर शो करते हैं। अगर हम बात करें जिंक की, तो जिंक में पूरे पेड इलेक्ट्रॉन है, पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट जो डी सबशेल है ना, डी सबशेल में बीच में थोड़ा समझा रही हूँ, डी सबशेल है ना, उसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन, यानी ये पेयर्ड है। जिंक हो गया, मरकरी हो गया, एक दो एलिमेंट्स को हम और कंसिडर कर सकते हैं, तो वो ट्रांजिशन बिहेवियर शो नहीं करते। ट्रांजिशन बिहेवियर वही शो करेगा जो हाफ फील्ड होगा, जो हाफ फील्ड होगा या पार्शियली फील्ड होगा। जैसे मैग्नीज, आप सुनो मेरी बात, मैग्नीज आता है 25 पे, मैग्नीज आता है 25 पे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक हो गई 20, काउंट कर लो, और 3d5। तो 5 में जो डी सबशेल उसमें 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 5 की और कमी होती है, अनपेड बिहेवियर शो कर रहा है ना, इसको ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये पूरा पेड होती है, ट्रांजिशन बिहेवियर शो नहीं करेगा, इसलिए हम डी ब्लॉक को मोस्टली आपको ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट ही देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और, अब है ना, जैसे मैग्नीज है 25 पे आता है, और 25 पे आता है, और एक हमारा आता है आर्गन जो आता है 18 नंबर पे, जिसको हम नोबल गैस भी बोलते हैं और इनर्ट गैस भी बोलते हैं, और ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये बात मैं इस चैप्टर में भी बता चुकी हूँ बहुत बार, और आगे वाले चैप्टर में भी आपको पता चलेगा कि नोबल गैस, इनर्ट गैस क्यों होते हैं ये, और क्यों लोग, मतलब जो बाकी लोग, जो बाकी एलिमेंट्स इनकी तरह बनना चाहते हैं। तो देखो मैं इतना बताऊंगी इसमें कि जो आर्गन है ना, उसका जो, अगर जब सुनो मेरी बात, आपने लिख ही देती हूँ ना, आर्गन 18 नंबर पे आता है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब आप इनको काउंट करो, ये हो गए 10, ये 12 और 12 6 18 18 हो गई। तो जब आप पी ऑर्बिटल पी सबशेल को देखोगे तो ये पूरा फुली फिल्ड है, इसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा फुली फिल्ड है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर रखा है, 2 ये और 6, ये 2 + 6 अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, और किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसको जरूरत क्या, खुद सोचो, इसको क्या जरूरत? अब ये जिंक है, इसके डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन है पूरे, ये क्यों तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, क्यों लेगा, स्टेबल है, क्या जरूरत है इसको। तो वही सेम चीज आर्गन के साथ है। तो अब मैं ये बता रही हूँ, अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं मैग्नीज की, या आफ्टर जितने भी 18 एलिमेंट्स हम लिखते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, अगर मैं आर्गन लिख दूं, यहां तक हो गए 18, अगर मैं उसके बाद लिखूं कि 4s2 और 3d6, 3d कितना आएगा, वो ये हो गए 18 19 20 और 3d5। हो सकता है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात सिखाई होगी, लेकिन मैग्नीज का आप देखो, मैग्नीज 25 पे आता है और आर्गन आता है 18 पे। मैं सिर्फ मैग्नीज का नहीं कह रही, किसी भी एलिमेंट को उठा लो, जिंक है, जिंक का लिखो, जिंक आता है 10 नंबर पे, 30 पे, अभी लिखा था हमने, वापस लिख देते एक बार, क्या दिक्कत है। आर्गन 18 तक हो गया आर्गन, उसके बाद 4s2 और 3d10। तो आर्गन 18 19 20 20 + 10 30, तो हम आर्गन का यूज कर सकते हैं। और आगे जैसे, और आगे मतलब एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, हम दूसरे एलिमेंट्स को भी उठा सकते हैं जो इनर्ट केस है।
फॉर एग्जाम्पल हीलियम का तो हम यूज नहीं करते, अब आप कहोगे मैम हम हीलियम का तो नहीं करते, हीलियम का नहीं करते, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, इन सब का हम यूज कर सकते हैं। जेनॉन का तो आपको एफ ब्लॉक में हर एलिमेंट में जेनॉन मिलेगा इधर एफ ब्लॉक में, जब आप 12th में जाओगे पढ़ोगे। अब मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जब आप डी ब्लॉक को देखोगे, समझा दिया ट्रांजिशन मेटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, कुछ चीजें बीच में याद आ जाती है। हाँ, तो जब आप देखोगे, दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा तो आप एक काम करो, अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल लो। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ना एलयू लिखा है, ल्यूटेटियम, हाफनियम, तो कुछ इस तरीके से एलयू लिखा है। ये एलयू पता है क्या है, ये एलयू पता है क्या है, ये हमारी लेंथेनॉइड सीरीज है। ये क्या हमारी लेंथेनॉइड सीरीज है। अब लेंथेनॉइड सीरीज यहाँ पे डी ब्लॉक में इसका एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको इधर नहीं रखा गया, इधर डी ब्लॉक के रख दिए और लेंथेनॉइड वाली सीरीज को नीचे रख दिया। अब आप कहोगे, आई नो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो आप, बट अब आप ये कहोगे कि ये ल्यूटेटियम है, ये एफ ब्लॉक है, मैं कहूंगी हाँ बिल्कुल एफ ब्लॉक है, तो आप कहोगे कि जो एफ ब्लॉक है, ये एलिमेंट्स है, इनको टेबल से नीचे क्यों रखा, इनको ऊपर भी तो रख सकते थे, इसके आगे रख देते। तो मैं कहूंगी कि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी, इनकी प्रॉपर्टीज क्या नहीं थी, सिमिलर नहीं थी, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी, डिसमिलर थी, इसलिए इनको नीचे रख दिया। अगर मैं लॉरेंशियम की बात करूं, एलआर क्या लॉरेंशियम बोलते हैं जिसको हम, तो लॉरेंशियम है ना, देखो ये, तो ये भी, ये ये लेंथेनॉइड और ये एक्टेनॉइड, इन दोनों एलिमेंट्स की जो सीरीज है, इन दोनों, इनको नीचे हमने पुट आउट कर दिया। अब अगर हम बात करें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे साइज कम होता भी है, यहाँ पे साइज कम होता भी है। अब हम डी ब्लॉक में ये पढ़ रहे थे कि साइज बीच में जाके ना इंक्रीज होने लगता है, साइज बढ़ने लगता है, और जिनका तो थोड़ा और हमें मैंने ग्राफिकल मेथड भी दिखाया था, वो इसीलिए दिखाया था, लेकिन एफ ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। अब आप कहोगे ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये काहे की केमिस्ट्री है, मतलब डी ब्लॉक में जहां तक डी सबशेल तक इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, वहां पे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होके साइज बढ़ रहा था, साइज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, पहले तो कम हो रहा था, फिर हमने ग्राफ में देखा कांस्टेंट था, फिर बढ़ने लग गया। एफ ब्लॉक में तो रिपल्शन और ज्यादा होना चाहिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट और ज्यादा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एफ सबशेल आ रहा है, एफ सबशेल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं भाई साहब, तो सोचो कि इसके अंदर तो और ज्यादा रिपल्शन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये कहोगे वापस एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन नहीं है, इसमें ना एक टर्म यूज की जाएगी जो आपको 12th क्लास में तो 100% एग्जाम में आती है, ये चाहे हाफ ईयरली में आओ, चाहे ईयरली में आओ, चाहे कभी भी आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, और 11th में भी एक डेफिनेशन पूछ सकता है। पता है एफ ब्लॉक में कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, शील्डिंग इफेक्ट की बजाय कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, पता है क्यों होता है, क्योंकि एफ सबशेल में इलेक्ट्रॉन आता है, देखो पता है कैसे, 1 मिनट, ये सारा कुछ मिटा देती हूँ, मैं आशा करूंगी कि आपको समझ आ रहा होगा। एफ सबशेल, एफ 4f सबशेल, ये तो होता है 4f सबशेल होता है लेंथेनोइड का, लेंथेनोइड, और 5f सबशेल, यानी इसमें एक सबशेल जो होता है सीरीज और बढ़ जाती है, ये होगा एक्टिनोइड्स का, एक्टिनोइड्स क्या हमें इसमें नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ 4f लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी खिंचाव होता है, सिकड़ाव हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मेरे को ज्यादा नहीं पता, संकुचन, या पता है मेरे को, संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, संकुचन क्यों होता है, संकुचन मैं हिंदी में भी लिख के दिखाऊंगी, संकुचन क्यों होता है, संकुचन होने का रीजन ये, क्योंकि जो एफ ऑर्बिटल होता है ना, जो एफ ऑर्बिटल, जो हमारा एफ ऑर्बिटल है, वो कुछ है ना इस तरीके से फैला हुआ होता है, कुछ फैला हुआ होता है, डिफ्यूज्ड हो रखा होता है, डिफ्यूज्ड, तो इसके कारण ये स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छे से नहीं कर पाता, स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो जो ऐसे सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, आउटर मोस्ट शेल में, सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो न्यूक्लियस उसको एकदम तेजी से खींच लेगा। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं 4f, ध्यान से सुनते जाना बस, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सीरीज है, 4f 5d 6s, तो जो न्यूक्लियस है ना, वो 6x को अपनी तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर लेगा। आप कहोगे मैम आपने तो बताया था जैसे जैसे साइज बड़ा होता है, मैम आपने बताया था जैसे जैसे साइज बड़ा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, तो इसमें तो देखो 4f है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, 5d में भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, चलो माना इनका फुलफिल नहीं होगा तब भी 5d में 10 होंगे, 6s में 2 होंगे, 4f में मान लो 14 है, फिर भी मैं अगर 4f में 14 होंगे तो इसका साइज बड़ा होगा, मैं भी बता देती हूँ, जो कि हम पढ़ के आ गए नोबल गैस वाला। तो अगर मैम मान लो 4f में 10 है, अनपेड हो गए ना, तो हाँ ठीक है। तो अब मैम
ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट अच्छे से कैसे कर पा रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट लगना चाहिए, नहीं लगता, क्यों? क्योंकि जो 4f सबशेल होती है ना वो बहुत ही 4f ऑर्बिटल हो तो बहुत ही फैला, बहुत ही डिफ्यूज्ड होता है। डिफ्यूज्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाता, डिफ्यूज्ड हो रखा होता है ये। आई बात समझ? आई बात समझ? तो इसके वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है और साइज क्या हो जाता है, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज इसका छोटा हो जाता है। जबकि डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता था, डी ब्लॉक का साइज क्या होता है, डबल डम्बेल होता है, वो उधर उसमें प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। सो थैंक यू सो मच गाइज। इसी तरह हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो गया, हमने 3 चैप्टर पूरे कर दिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिसिटी एंड केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, और अगर थर्मोडायनेमिक्स पहले पढ़ानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट एवरीथिंग।